आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पावर के बारे में। पावर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हर कोई चाहता है अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पावर हो। चाहता है कि नहीं? यस सर। यस है? सर। हर कोई चाहता है कि मैं जब से ज्यादा पावरफुल बन जाऊं। हर कोई कंट्री चाहता है, हर कोई बंदा चाहता है कि मैं पावरफुल बन जाऊं। आज उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली में पावर होती क्या है, क्या होती है जिसके पीछे सब लोग पीछे भगे हैं, सब लोग पड़े हुए हैं जिसके पीछे। पावर पढ़ेंगे। आज हम कुछ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम वर्क एनर्जी पावर थ्योरम भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पावर एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क एनर्जी पावर थ्योरम। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे पावर और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? हैंड रेज करो जरा। कंजर्वेटिव कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कंजर्वेटिव कौन बताएगा? सबसे पहले कंजर्वेटिव कौन बताएगा? ओनली दो लोग? ऐसा क्यों भाई? ऐसी ज्यादती क्यों कर रहे हो? लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको ये। अंजू चौधरी बताओ जरा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? सर क्लोज पाथ इज जीरो। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स। डन। ठीक है, ओके। अपूर्वा बताओ, नॉन कंजर्वेटिव कौन से होते हैं बेटा? पाथ पर डिपेंडेंट वर्क डन। ओके वरुण, आप दोनों को बताओ। सर जो पाथ पे डिपेंड नहीं होता सर उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेटिव सर जो पाथ पे डिपेंड करता है सर उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। सर उदाहरण के लिए सर जैसे कंजर्वेशन का है सर ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर नॉन कंजर्वेशन है सर इंडक्शन फोर्स इन साइक्लोट्रॉन। ओके, देखो एक्चुअली में होता क्या है कि वो फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, उनको क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव बोलते हैं। कंजर्वेटिव। और जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, नॉन कंजर्वेटिव। जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, उनको कौन से बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव। नॉन आधी कंजर्वेटिव। बात समझ में? वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इस बेस पे हमारा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिसाइड होते हैं कि नहीं? बोलो। और जो पाथ पे डिपेंड करता है, जैसे मान लो इसके देखो, वर्क डन बाय द फोर्स और क्लोज पाथ इज जीरो। यानी कि अगर मैं जहां से स्टार्ट कर रहा हूं घूम के, अगर मैं वहीं पे आ जाता हूं, तो ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जी। जाएगा। सिमिलरली जो पाथ पे डिपेंड करता है कि किस रास्ते से गया, इस पे डिपेंड करता है, उसका पाथ, क्लोज पाथ का वर्क डन जीरो नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव। सिमिलरली बताओ, व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? बताओ हाफ के एक्स। यू बेटा। इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के यस, हाफ के एक्स। यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली करेक्ट, हाफ के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, व्हेन स्प्रिंग इज फुल्ली स्ट्रेच्ड देन द अटैच्ड ब्लॉक, जैसे मान लो कि ये कोई स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है, मतलब ये कोई स्प्रिंग है, ये फुल्ली स्ट्रेच्ड है। अच्छा, फुल्ली स्ट्रेच लग नहीं रही है वैसे स्प्रिंग।
अब लगेगी देखना। ये क्या है आपकी फुल्ली स्ट्रेच्ड है, ये ब्लॉक आपका रखा हुआ है इस टाइम पे। ये कौन सी कंडीशन है, फुल्ली स्ट्रेच्ड। इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसने बोला है जब फुल्ली स्ट्रेच्ड है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इस ब्लॉक की, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस टाइम, बताओ जरा। सर ऑप्शन तो डी। बताएगा क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, कोई बताएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितने लोग बोल रहे हैं ए ऑप्शन इज करेक्ट, हैंड रेज करो जरा। 5 लोग, ठीक है। बी ऑप्शन कितने लोग बोल रहे हैं, बी, बी के साथ कितने लोग हैं, कोई नहीं है। सी के साथ कितने लोग हैं, सी के साथ कोई नहीं है। डी के साथ, भाई डी के साथ कौन है, डी के साथ आपके 4 लोग हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में द करेक्ट आंसर इज डी। देखो डी, डी ही है। देखो इस टाइम पे जब आपकी स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच होती है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। 0 0 होती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। स्प्रिंग मैक्सिमम स्ट्रेच है, स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स मेरा मैक्सिमम है, स्प्रिंग कांस्टेंट हमेशा सेम रहता है, एक्स मेरा मैक्सिमम है, तो क्या मेरा यू क्या मैक्सिमम हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगी आपकी 0 और ये क्या हो जाएगी मैक्सिमम। होगी कि नहीं बताओ, यस। बोलो। yes sir ओके, अब हम पढ़ते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होती है, पावर होती है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर कुछ नहीं होती, सब लोग पावर के पीछे लगे हुए हैं, बस पावर एक ही चीज होती है, द रेट ऑफ डूइंग अ वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने काम को कितने टाइम में खत्म कर पाता है, उसी को हम पावर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि अपूर्वा, क्या अपूर्वा की पावर है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आपको ना 5 बाल्टी पानी लेके जाना है, 5 बाल्टी अपने घर के बाहर से घर के अंदर 5 बाल्टी पानी लेके जाना है। अपूर्वा की पावर है कि एक एक बाल्टी एक ही बार में ले जा सकती है अपूर्वा, अपनी 6 लेके जाना, चलो मान लेते हैं। तो अपूर्वा एक बार में एक ही बाल्टी उठा के ले जा सकती है, तो अपूर्वा को कितना टाइम लगेगा, 6 बार जाना पड़ेगा। अपूर्वा का भाई है, भाई क्या करता है, 2 बाल्टी एक साथ ले जा सकता है। अपूर्वा का भाई थोड़ा सा पावरफुल है, तो अपूर्वा का भाई एक बार में 2 बाल्टी लेके जा सकता है, तो अपूर्वा के कंपैरिजन में अपूर्वा के भाई को आधा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, भाई वो 3 बार में 6 बाल्टी पलट देगा ना, अंदर ले जाके रख देगा। लेकिन अपूर्वा को 6 बार जाना पड़ेगा, तो अपूर्वा को टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अपूर्वा के भाई की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू अपूर्वा की, है कि नहीं, yes sir समझ में आई बात। मतलब कितने काम को जितने कम टाइम में कर पाए उतनी ही उसकी पावर ज्यादा होगी। यानी कि पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम को हम बोलते हैं क्या, पावर। टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम को क्या बोलते हैं, पावर। रेट ऑफ वर्क डन, इसको हम बोल देते हैं रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पी एवरेज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाई टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इज कॉल्ड टोटल पावर, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर हमने देख ली। इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद है हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देखी थी, याद है, yes sir बोलो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी देखी थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी देखा था, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखी थी कि नहीं।
इंस्टेंटेनियस के मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे अगर आप इंस्टेंटेनियस पावर आपको निकालनी है तो हमारा पावर, इंस्टेंटेनियस पावर होती है P इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है एक्चुअली, फोर्स इंटू वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों एक ही साइड में है, मान लो फोर्स ऐसे लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी ऐसे मूव कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? Yes, sir. थीटा इक्वल टू 0 हो गया तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? हमारा 1 हो जाएगा। तो इन दिस केस हमारा जो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है आपका? F इंटू वी। बेटा समझ में आ रही है पावर क्या होती है? Yes, sir. पावर सिर्फ वही नहीं होती कि मतलब किसी को उठा के पटक देना। एक्चुअली में पावर का मतलब होता है रेट ऑफ वर्क डन। आप कितने काम को कितना जल्दी कर पा रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। अच्छा, पावर ये है तो यूनिट क्या होगी पावर की फिर? देखो, सीजीएस यूनिट होती है इसकी अर्ग पर सेकेंड। अर्ग होती है हमारी वर्क डन की यूनिट इन सीजीएस में। सिमिलरली एसआई यूनिट होती है हमारी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। और एक और यूनिट होती है आपकी, आपने देखा होगा मोटर्स जो होती है ना, आपको जो हमारे पास मोटर्स होती हैं रिपीट या करना फिर है। पंप पंप जो आती हैं, पंप, ट्यूबवेल पंप जो आती हैं। बेटा वीडियो किसी का ऑन है आई थिंक। ठीक है। रिपीट करना है। तो मोटर पंप जो आती हैं उन पे भी क्या, किस में पावर लिखी होती है? एचपी में पावर लिखी होती है। एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है? 746 वॉट के इक्वल होती है। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। आ रही बात समझ में? तो ये चीज हमें याद क्यों रखनी है? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या करता। हाँ बेटा बताओ। रिपीट कर दो। ठीक है। पावर से तो हमारी जो एसआई यूनिट होती है, पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल पर सेकंड, क्योंकि वर्क की यूनिट जूल होती है। वर्क की यूनिट जूल होती है और टाइम की सेकंड। तो जूल पर सेकंड हमारी पावर की एसआई यूनिट हो गई। और जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वॉट। जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वॉट। वॉट हमारी मतलब पावर की यूनिट वॉट भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में जूल पर सेकंड बोल देगा, कभी कभी वॉट बोल देगा, कभी कभी लेकिन वो एचपी में दे देता है। कि मान लो कि जो आपकी मोटर है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, वो 5 HP की है, तो 5 HP को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है क्वेश्चन के लिए। तो एसआई यूनिट में ये कन्वर्ट करते हैं तो 1 HP इक्वल टू होता है 746 वॉट। 1 HP इक्वल टू 746 वॉट। आ रही बस समझ में? बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब देखो जैसे हमें पता चला 746 वॉट होती है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? आराम से हमारा, यहीं से हमने देखो 746 वॉट होती है एक बार किलो वॉट आवर। जो आपकी यूनिट्स जो होती हैं, आपको याद हो आपके मीटर में, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास आपके जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं घर में, इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं कि नहीं? वहां पर जो बिल आता है, रीडिंग जो आपके घर में आती है, वो किस में आती है? किलो वॉट आवर में आती है। किलो वॉट आवर में आती है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कितना होता है? 1 किलोवाट आवर का मतलब 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के लिए। क्योंकि कभी कभी वो घुमाएगा एचपी में देके पावर को, कभी कभी किलोवाट आवर में देके घुमाएगा, लेकिन आपको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में या फिर वॉट में। सबको वॉट में या जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बात समझ में आई? पावर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, 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 sir. यस सर। तो जरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को पोल में आंसर करोगे, ठीक है?
पोल में लॉन्च कर रहा हूँ एक बार, 1 मिनट बस, जस्ट अ मिनट। पढ़ो तब तक क्वेश्चन, और जिसका भी आंसर आ जाए, मतलब पोल पे रिएक्शन दे दे, वो अपना थम्स अप कर दे बस यहीं पे रिएक्शंस में। चैट बॉक्स में करने की जरूरत नहीं, वैसे रिएक्शंस में थम्स अप कर दे, मैं समझ जाऊंगा कि किस किसने कर दिया है। सर मेरे रिएक्शंस गायब हो गए। ठीक है, कोई नहीं बेटा। काफी बच्चों ने आंसर किया है अभी अभी तक, लेकिन फिर भी काफी कम बच्चों के रेस्पॉन्स हैं। अभी ओनली 16 बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है। The dot product of force and velocity is ऑब्वियसली क्या, पावर, अभी बताया था, पावर इक्वल टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। तो क्या लिख सकते हैं, एफ वी कॉस थीटा, व्हेन एफ वी मेरा इसी डायरेक्शन में है और वेलोसिटी मेरा इस डायरेक्शन, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो, देन पावर क्या हो जाएगी, एफ इंटू वी। ये हो जाएगी तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो जरा, इस क्वेश्चन को करो जरा, और ऑप्शन करना है आपको पोल में आंसर, आंसर पोल में ही करना है। सेकंड पोल में लॉन्च कर रहा हूं, सेकंड पोल लॉन्च हो चुका है। आंसर करो थोड़ा समझ के इस क्वेश्चन को। इफ अ व्हीकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, अगेंस्ट फ्रिक्शन पावर, अगेंस्ट फ्रिक्शन, पावर ऑफ द इंजन इज, अभी काफी कम बच्चों का रेस्पॉन्स आया है। आई एम वेटिंग फॉर मोर रेस्पॉन्सेस। अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, चलो मैं करवाता हूँ इसको, 9 बच्चों का रेस्पॉन्स आया जिसमें से 5 बच्चों का सही है, फिर भी ठीक है, चलो 5 बच्चों का सही है तो देखो, जिनका सही हुआ है वेल एंड गुड, जिनका गलत हुआ है वो जरा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका।
ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ब्लॉक ही मान लेता हूं, कोई ब्लॉक है और चलो ये ब्लॉक के व्हीकल बोल रहा है ना, तो व्हीकल ले लेते हैं, चलो फोर व्हीलर ले लेते हैं। चलो ये मेरी कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, इस डायरेक्शन में जा रही है, मानो कि किसी भी वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड के द्वारा, लग रहा होगा कि नहीं भाई? फ्रिक्शन फोर्स तो लग रहा होगा ना। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा मेरा बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसके अगेंस्ट क्या फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा जब ये आगे जा रही होगी? तो बोलो बच्चों। का रेस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है भाई, कम क्यों बोल रहे हो आज? क्या दिक्कत होगी? एनी प्रॉब्लम? नो सर। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो आज? क्या हो गया आज भाई? सब लोग एकदम साफ सुन गया क्या सबको? नो सर। No, sir. एकदम शांत शांत, तो एकदम बिल्कुल शांत। देखो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगे, फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? म्यू इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। देखो गाड़ी हमारा का वेट कितना होगा, माना डब्ल्यू वेट होगा, या फिर एमजी वेट मान लेता हूँ, चलो एमजी वेट होगा। इस गाड़ी का नॉर्मल रिएक्शन होगा एन। भाई चारों पहियों से होगा तो मैं बीच में ले लेता हूँ, वो चारों पहियों पे फ्रिक्शन होगा, बीच में लेता हूँ, एमजी मेरा नीचे होगा, एन मेरा ऊपर होगा। तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? एफ आर इक्वल टू म्यू एन। तो यहां से एन क्या होगा मेरा? एन इक्वल टू एम जी। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू एम जी। मेरी पावर कितनी होती थी भाई? इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल पावर। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शनल पावर। जो पावर फ्रिक्शन फोर्स के लगने की वजह से वेस्ट हुई है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल पावर। भाई फ्रिक्शन भी तो वर्क करेगा, फ्रिक्शन वर्क करेगा। फ्रिक्शन क्या चाहता है? कि गाड़ी रुक जाए। तो उसके अगेंस्ट गाड़ी को एनर्जी लगानी पड़ेगी या फिर पावर लगानी पड़ेगी। तो कितनी लगानी पड़ेगी एक्स्ट्रा में? म्यू एम जी इंटू इसकी वेलोसिटी वी। कितनी पावर उसको लगानी पड़ेगी? इतनी पावर लगानी पड़ेगी। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट। आई बात समझो बच्चों? यस सर। Yes, sir. अब बोलो, ऐसे ऐसे मजा नहीं आ रहा, एकदम शांत शांत बैठे हो। इस क्वेश्चन को करो जरा, इस क्वेश्चन को करो सब लोग। थम्स अप या थम्स डाउन मत किया करो, वो मुझे नहीं दिखता, आपका रिएक्शन नहीं दिखता। बोला करो, माइक अनम्यूट करके बोला करो, तभी दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं दिखाई देता ना। Yes, sir. करो इस क्वेश्चन को करो। Waterfall from height of 60 meter at rate 15 kg per second to operate a turbine. The losses due to friction force is 10% of input energy. How much power generated by the turbine? How much power generated by the turbine? करो इस क्वेश्चन को भाई। हमें मास फ्लो रेट दे रखा है वाटर का, m अपॉन टी। मास पर यूनिट टाइम दे रखा है कितना? 50 kg पर सेकेंड। हाइट कितना है मेरी? हाइट कितनी है? 60 मीटर।
60 मीटर मेरी हाइट है। पावर में लॉस कितना हो रहा है? 10%। 10% मेरा पावर में लॉस हो रहा है। 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अभी मैं आपको बताऊंगा। एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। अभी आप ये ले सकते हो कि लॉस मेरा अगर जितना भी हो, जितना भी मेरी पावर आएगी उसमें अगर 10% का लॉस हो रहा है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 0.9 का। अंजू चौधरी, हो चुका आंसर ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर आंसर्स, हाँ जी आप आंसर बताओ बेटा। Sir, option B. ऑप्शन बी। हाँ काजल चौधरी। Sir, option B. अच्छा ऑप्शन ई आ रहा है बेटा, ई क्या है? किशोर, कौन, क्या आंसर आपका आ रहा है? ऑप्शन ई मतलब क्या आ रहा है? देखो क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन डी। वी ही आएगा, वी करेक्ट आंसर है। देखो उसने कहते हैं वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, हमें एच दे रखा है कितना? 60 मीटर, एट अ रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड। हमें एम डॉट दे रखा है, एम डॉट बोलो या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, एम बाई टी बोलते हैं, कितना दे रखा है? 15 kg पर सेकेंड। द लॉस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज 10%। लॉस, लॉस मेरा कितना है? 10% है। 10% मेरा लॉस है तो टोटल टोटल मेरी पावर बचेगी कितनी? 90%. कितना पावर बचेगी? 90%. 90% हमारा रिमेनिंग पावर, रिमेनिंग पावर कितनी बचेगी भाई? 100 माइनस के 10 यानी कि 90%। तो हमें निकालनी क्या? हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। अच्छा एक बात बताओ, टरबाइन क्या होता है? टरबाइन देखा है? टरबाइन वैसे बच्चों ने नहीं देखा होगा, आप लोगों ने, मैं बोल रहा हूँ देखा है क्या। देखो टरबाइन क्या होता है, एक एक तरह से पंखा होता है, एक तरह से एक बहुत बड़ा पंखा होता है जिसके जिसमें ऐसे करके वो लगे होते हैं, एक तरह से बोल सकते हो कि पंखे लगी होती है जिसपे पानी गिरता है, वाटर गिरता है, जिसकी वजह से वो घूमती है, पंखे ऐसे करके घूमती है। अच्छा आपने आपने कभी बचपन में खेला है कि पत्ते की वो बनाते थे और सीट में आगे लगाते थे और घूमते थे, आगे की तरफ वो Yes, sir. घूमती थी, Yes, sir. आगे पत्ते की बनाते थे, फिर आने लगी दुकानों पे वैसे पेपर की बनी हुई आती थी, और जब भगते थे तो वो घूमती थी। क्यों घूमती थी पता है? उसके उसमें एयर स्ट्राइक करती थी उसकी पंखों पे स्ट्राइक करती थी, उस फोर्स की वजह से वो घूमती थी। सेम टू सेम हमारा टरबाइन के साथ होता है, बड़ा वाला टरबाइन होता है, वहां पे एयर स्ट्राइक करती थी, यहाँ पे वाटर स्ट्राइक। तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्ट होती है हमारी किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में, विद द हेल्प ऑफ टरबाइन। सारी बात समझ में? Yes, sir. तो हमारा क्या होगा, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो भी हमारी एनर्जी आएगी, जो हमारी टोटल एनर्जी होगी, बोल सकते हो कि टोटल एनर्जी क्या आएगी? एम डॉट जी एच। भाई पानी के पास कितनी एनर्जी थी? एनजीएस, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल थी ना। एक हाइट से पानी आ रहा था, जितना ज्यादा हाइट से पानी आएगा क्या उतना ही तेज पंखों पे गिरेगा? गिरेगा कि नहीं? Yes, sir. एक्चुअली में ये है क्या?
एम जी एच अपॉन टी है। एम डॉट को हम एम अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो एम अपॉन टी की वैल्यू से दे रखी है 15, एम अपॉन टी की वैल्यू है 15, जी है मेरा 10, और एच कितना दे रखा है, एच 60। तुम्हारा कितना आ गया, 90 90 90 पे 2 जीरो आया कि नहीं इतना, बोलो। Yes, sir. ये इतना वॉट आ गया। अब हमारा लॉस हो रहा था 10%, 10% लॉस कर दो, या फिर बोलो कि हमारी रिमेनिंग पावर क्या होगी, एक्चुअल पावर क्या होगी। एक्चुअल पावर क्या बची, एक्चुअल पावर बची मेरी 90%, या फिर मैं बोलूं कि 0.9 ऑफ टोटल पावर। 10% तो लॉस हो गया ना, हुआ कि नहीं। तो 0.9, Yes. 0.9 इंटू 9000, यानी कितना बचेगा, 8100 वॉट। 8100 वॉट बचेगा। इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का डिवाइड कर दो, 8.1 किलोवाट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सर आई बात समझ में 0.9 सबको, क्या बेटा, 0.9 लॉस हुआ है। जीरो, देखो उसने बोला 10% लॉस होगा। अब मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने आपको 100 रुपए दिए, उसमें से 10 रुपए आपके खो गए। अब मैं बोलूं कि आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप क्या बताओगे, 90. 90 rupees. 90 रुपए बचे भाई। या फिर मैं बोलूं कि मैंने आपको 100 रुपए दिए, आपके पास अब 90 रुपए बचे, बताओ कितने रुपए खो गए आपके, तो भी बोलोगे 10 रुपए खो गए सर, बोलोगे कि नहीं। ये उसी तरह से है कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मेरा 10% का लॉस हो रहा है। 10% का जो लॉस हो रहा है उसको बोल रहा हूं कि मेरी इनिशियल एनर्जी थी 9000 वॉट की पोटेंशियल एनर्जी, जब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी में तो मेरा 10% का लॉस हो रहा है। तो बोल सकता हूं कि जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी थी उसका 90% मेरा गेन हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैंने 90% ऑफ द टोटल एनर्जी कर दिया, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी आ गई। बोलो कुछ चमका, Yes, sir. हवा लगी कि ऊपर होके निकल गया सब, लगी सर, हवा लगी. लगी हवा, ठीक है लगनी चाहिए बेटा। कुछ लोग ही बोल रहे हैं लगी हवा, सब लोगों का क्या सीन है भाई, बाकी लोगों का Yes, sir. बोला करो फिर भाई, बोला करो, क्यों चुप बैठे रहते हो। ऐसा तो नहीं है कि मुंह में दूध रख के दही जमा लिया हो, क्यों भाई। No sir. इस क्वेश्चन को करो जरा, अच्छा चैट बॉक्स में बोले जा रहे हो कि सर इतनी लगी है कि बाल भी बिखरने लगे हैं बाल भी बिखरने लगे हैं, चैट बॉक्स में बोल रहे हो, लेकिन माइक ऑन करके नहीं बोलोगे। ठीक है चलो इस क्वेश्चन को करो बेटा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 to the power minus 20 जूल। द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। आपको सिंपली क्या करना है, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बॉन्ड एनर्जी कितनी चाहिए होती है डीएनए को तोड़ने के लिए, बट उसने ये दे रखा है। तो मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकता हूँ कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है वो इनडायरेक्ट। तो जूल को जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आप क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो 10 to the पावर उसका, सॉरी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड कर देते हो। किसने का डिवाइड करोगे, 1.6 इंटू 10 to the पावर माइनस के 19 का जब डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाए। जरा करो, कर दो जरा। जैसे आपको दे रखा है एनर्जी, मान लेते हैं एनर्जी दे रखी है आपको कितनी, 10 to the पावर माइनस के 20 जूल, जूल में दे रखी है आपको, निकालने किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है आपका
या फिर 1 जूल बोल देते हैं। 1 जूल होता है आपका कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो आप करोगे 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब इसका डिवाइड करोगे इसमें तो क्या हो जाएगा, देखो 19 ऊपर जाएगा, माइनस के 1 पावर बचेगा ना, तो 0.1 ऊपर बचेगा, 1.6 नीचे बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा आंसर, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और हम इसको एक नाम और भी बोल देते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक और पोटेंशियल। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, या फिर दोनों का चेंज जो होगा वो आपके वर्क डन के इक्वल होगा। हमारा क्या होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। अब आप यहां पे देखो, इस वाले में देखो, इस वाले केस देखो, जब हमारी साइकिल यहां से स्टार्ट की थी, यहां से स्टार्ट की थी, इसको मैं रेफरेंस पॉइंट बोल रहा हूं, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ पर एच क्या है, मेरी 0 है। यहां से स्टार्ट की थी तो इस पे ओनली काइनेटिक एनर्जी थी, ओनली के ई थी, के ई की कुछ वैल्यू थी, लेकिन पीई आपका क्या था, 0 था। के ई क्या था, नॉन जीरो था, वो ये बोल सकते हो। लेकिन इस वाली कंडीशन में आपका क्या है, के ई जीरो और पीई दोनों नॉन जीरो है। इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब जब इस पॉइंट की बात करूंगा, माना कि ये रेस्ट पे आ गया, इसके ऊपर रेस्ट पे आ गया है, रेस्ट पे आ गया है, तो इसके ऊपर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नॉन जीरो होगी। नॉट जीरो सिमिलरली जब इस कंडीशन पे आऊंगा तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी नॉट जीरो और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही नॉन जीरो, दोनों की दोनों नॉन जीरो। सिमिलरली यहां पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी और काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो होगी। ये बात समझ में आई है, क्यों हो रहा है ये सब बच्चों? किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, लास्ट sir. टाइम पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्टिकल हाइट की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से। अगर आपके पास रेफरेंस लेवल से कुछ ऊपर हो, जितना भी ऊपर हो, तो उसको हम बोलेंगे कि इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली अगर आप ग्राउंड लेवल पे हो तो बोलोगे आप आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर रेस्ट पे हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, और रेस्ट पे नहीं हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं है, क्योंकि मोशन की वजह से होती है काइनेटिक एनर्जी, और वर्टिकल हाइट की वजह से हमारी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आ रही बात समझ में? यस सर बोलो। यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस सर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉल एट ई मतलब टॉप पॉइंट पे इज कांस्टेंट। अब हम यहां पे ये वाला केस देखते हैं। ये जब हमने बॉल यहां से हमने एक पत्थर को पकड़ा और नीचे की तरफ फेंका, और ये पत्थर आप जाते हुए देख रहे हो ऐसे नीचे की तरफ। जब ये टॉप पे था, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो देखोगे काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, देख रहे हो आप। यस सर लेकिन हमेशा काइनेटिक एनर्जी का
प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। लेट टोटल एनर्जी में मान लेता हूं, या फिर मैं बोलूं इसको कांस्टेंट को हम बोल देते हैं टोटल एनर्जी, या तो कांस्टेंट बोल दो या फिर बोल दो टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में मान लेता हूं कि मान लो 100 जूल होगी। टोटल एनर्जी हमने मान लिया 100 जूल होगी। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ये मैं पॉइंट मान लो आ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। तो आप देखोगे एट टॉप मोस्ट ए पॉइंट पे क्या हो रहा है भाई? ए पॉइंट पे क्या हो रहा है? ए पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? टोटल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, यानी कि 100 जूल है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी? 0 है। जीरो। सिमिलरली अगर आप बी पॉइंट पे देखोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक इक्वल टू एनर्जी काइनेटिक और एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल है। तो कितनी होगी दोनों? 50 जूल होगी, क्योंकि तभी तो 50-50-100 होगा। सिमिलरली अगर आप सी पॉइंट पे देखोगे, सी पॉइंट पे क्या होगा आपका? एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी जीरो, 0 और काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी कितनी एनर्जी होगी बेटा? नॉट 100 नॉट जूल होगी। 100। आप तीनों केसेस में तीनों पॉइंट्स पे देखोगे आपकी टोटल एनर्जी हमेशा 100 जूल हो रह रही है। तीनों केसेस में 100 जूल एनर्जी है कि नहीं है? तीनों केसेस में 100 जूल है ना? यस सर। क्लियर है यहां तक? यस यस सर। यस सर। ओके, जरा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जो आपकी स्क्रीन पे है। A block of mass 4 kg is moving on a frictionless horizontal surface with velocity 2 meter per second. Comes to rest after passing a spring. After pressing a spring. फ्रिक्शनलेस सरफेस है और एक स्प्रिंग लगी हुई है, उससे टकराने के बाद में क्या आ जाता है? रेस्ट में आता है। इफ द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 100 न्यूटन पर मीटर, then compression in the spring will be, compression in the spring will be। जरा मैं आपको डायग्राम बना देता हूं जिससे कि आपको शायद हेल्प मिल जाए कि एक कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ये कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है। माना कि यहां पे कहीं आपकी स्प्रिंग रखी हुई है, जो कि ऐसे ऐसे रखी हुई है, आराम से चिल मार के बैठी हुई है। और आपका ब्लॉक जो है ना इधर से आ रहा है, कोई ब्लॉक है जो कि इधर से आ रहा है, कितना 4 kg का है, स्पीड में आ रहा है इधर से, कितना 2 मीटर पर सेकेंड। जब ये इसे टकराएगा, जब इसे टकराएगा तो क्या स्प्रिंग को पुश करेगा पीछे की तरफ, कंप्रेस करेगा कि नहीं करेगा स्प्रिंग को? यस सर। ये रिजिड है, इधर से ये इधर नहीं जा सकती। तो उसने बोला है कितना कंप्रेस करेगा भाई, कितना कंप्रेस करेगा? जरा बताओ आप हमें, कितना कंप्रेस करेगा? करो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझा दिया मैंने क्या है क्वेश्चन। अब आप जरा करो, इसको ट्राई करो, ट्राइट। तो इसमें कंप्रेशन मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है कितना हाँ हाँ कंप्रेस हाँ, हुआ। ये बोल, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये बोल सकते हो आप कि आपको एक्चुअली में एक्स की वैल्यू निकाल।
आए किसी का? जल्दी करो, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। अंडर रूट 1/6, ओके। आकृति का आंसर आया है अंडर रूट में 0.16 माइनस के 4/5 अपूर्वा का। बेटा माइनस में कैसे आए? सर माइनस के का तो 100 माइनस का पता नहीं सर। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, गलत आया तो क्या हुआ। अच्छा, किसी का 98 आया है, किसी का 0.4 आया है, किसी का 1.2 आया है, कोई ना, चलो अब अपन लोग करते, बहुत एक्सपेरिमेंट हो गए। देखो एक बात बताओ, जब ये ब्लॉक इससे टकराने वाला होगा, जस्ट टकराने वाला होगा, ये सरफेस हमारा फ्रिक्शन लेस है, तो क्या इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी? होगी कि नहीं? क्या इस ब्लॉक कब तक चलेगा इस डायरेक्शन में? ये ब्लॉक कब तक चलेगा इस डायरेक्शन में? तब तक कि इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती, तब तक चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। बोलो। मतलब ये ब्लॉक अपनी काइनेटिक एनर्जी को, पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी को स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं? बेचारा कहीं से काइनेटिक एनर्जी लेके आया और आके पूरी की पूरी एनर्जी किसको दे दी? स्प्रिंग को दे दी। पूरी की पूरी एनर्जी स्प्रिंग को दे दी, तो आप जरा देखोगे क्या कंडीशन होगी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक will be equal to potential energy of spring. Kinetic energy of block will be equal to potential energy of the spring. जैसे ही आप देखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? हाफ kx आपको m दे रखा है, v दे रखा है और k दे रखा है। x आपको पूछना है, निकालना है, मतलब हाफ से हाफ कैंसिल हुआ। m कितना है मेरा? 4। v कितना है मेरा? 2 का स्क्वायर इक्वल टू k कितना है मेरा? 100 इंटू एक्स। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखोगे आएगी 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16/100। तो एक बच्ची का सबसे पहले आंसर आया था अंडर रूट में 0.16। आकृति का आंसर सबसे पहले आया था और करेक्ट आंसर आया था। वेल डन आकृति, वेल डन। 0.16 आंसर आया था आपका अंडर रूट के अंदर, जो कि एकदम करेक्ट आंसर था। तो आप देखोगे इसको, जब एक्स स्क्वायर निकालोगे यहां से आ जाएगा 0.16। तो एक्स निकालोगे जब अंडर रूट में 0.16 करोगे तो इसका अंडर रूट आएगा एक्स इक्वल टू 0.4। 0.4 मीटर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क में करोगे आप। मैं एक बार हिंट दे देता हूं आपको, हिंट देता हूं, और इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आता तो सीरियसली कल की क्लास में पूछोगे, पहले आप इस पर दिमाग लगा के आओगे। आप करोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू करोगे वर्क डन बाय द फोर्स। ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है ना, ये वाला जो सरफेस है इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस ब्लॉक के ऊपर। ये ब्लॉक यहां से आएगा तो बी पॉइंट तक इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, उस वेलोसिटी को कम करते 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 फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, काइनेटिक एनर्जी इधर आएगी। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू आप कर दोगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। वहां से आपको ये डिस्टेंस पता चलेगी कहां पे जाके ब्लॉक रुकेगा।
सर ए और बी के होमवर्क करोगे और नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है इस क्वेश्चन में तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो होमवर्क में आपको 3 प्लेट नहीं तो 3 रसगुल्ले दिए हैं मैंने आज। 3 रसगुल्ले हैं एकदम अच्छे अच्छे और इनको खा लीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा जरा बताओ। सबसे फर्स्ट पे क्या पढ़ा था आपने? पावर। क्या पढ़ा था आज है? पावर आवाज कम आ रही बेटा। पावर पावर। पावर पावर और पावर का फॉर्मूला बता दो जरा। P इक्वल टू एफ W अपॉन T या फिर बोलूं F इंटू V था यही। यस Yes. दूसरा क्या पढ़ा था हमने? क्वेश्चन क्वेश्चन किए थे, ठीक है चलो। फिर क्या किया था? क्या किया था? Conservation और work energy theorem. यस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और हमने क्या देखा था फोर्थ पे? हमने एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो आप। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कब? जब पत्थर को फेंका जा रहा था, कब एनर्जी कैसे काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही थी, कैसे पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही थी, कैसे टोटल पोटेंशियल पे थी, वो सारी चीजें देखी। और उसके बाद फिर से हमने क्वेश्चन किया और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया। होमवर्क मतलब सॉल्व क्वेश्चन। फिर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत आज की क्लास में? No. नो सर कोई भी दिक्कत हो बताओ। नो सर ऑल क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, फिर बच्चों आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस क्वेश्चन को जो मैंने आप ये इसीलिए दिया गया है कि आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ऐसा मत करना कि चीटिंग करके बोल दो कि सर हाँ हाँ हो जाएगा, हो गया क्लियर। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, यस सर ठीक है। Yes, sir. यस सर यस सर। आप जरा इस पर ध्यान लगाइएगा, थोड़ा मेहनत करिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गारंटी। ठीक है फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय ओके सर। Yes, sir. बाय सर बाय। सर Thank you, sir. Bye, sir. यू वेलकम बेटा, यू वेलकम, बाय।